नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सेवा, समर्पण और संघर्ष, पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 25 बरस। प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया गुजरात के सीएम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम बनने तक का सफर। सीजीआई गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील ने तोड़ी चुप्पी, कहा ना मैं डरा हूं और ना कोई पछतावा। साथ ही सीजीआई के समर्थन में प्रदर्शन करने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे केवल 5 वकील। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद सीटों पर मंथन जारी। आरजेडी 130 तो कांग्रेस 50 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में मैराथन बैठकें जारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमला, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने गए थे विधायक सांसद। चोटिल नेताओं से मुलाकात करने अस्पताल पहुंची ममता बनर्जी। जगह जगह टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी। पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, ब्लास्ट में पटरी से उतरी 4 बोगियां, कई यात्री हुए घायल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सेवा, समर्पण और संघर्ष, पीएम मोदी के राजनीतिक सफर के 25 बरस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। आज से ठीक 24 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब वो सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। आज का दिन काफी खास है। 2001 से 2025 तक के सफर में पीएम मोदी का सीएम से पीएम तक का सफर ऐतिहासिक रहा है। इस सफर, संघर्ष और उपलब्धियों को पीएम मोदी ने याद करते हुए सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट भी शेयर किए हैं। पीएम ने सिलसिलेवार पोस्ट में अपनी राजनीतिक यात्रा, अनुभव, चुनौतियों और संकल्प को साझा किया है। उन्होंने मां की सलाह भी याद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमेशा गरीबों के लिए काम करो और रिश्वत कभी मत लो। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि जो भी करेंगे नेक नियत और आखिरी व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने की भावना से करेंगे। सर, आज का दिन तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल का राजनीतिक सफर पीएम मोदी ने पूरा कर लिया है। देखिए, राजनीतिक सफर तो उनका लंबा है। एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राज्य में या फिर देश में 25 साल पूरा करना, ये तो किसी भी नेता ने ये काम नहीं किया। नॉट अ सिंगल वन। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री के रूप में, अब तो 15 साल भी पूरे होंगे, और कई वर्षों तक आप एक मुखिया, एक ऐसे राज्य की, जब आप कुर्सी पे गए तो एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत, और वहां उन्होंने जो एक विकास का मॉडल, ये गुजरात मॉडल जो उन्होंने क्रिएट किया, पूरे देश को पसंद आया और इसलिए वो लगातार अपने नाम पे चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री मोदी बाकी के तमाम नेताओं से इसलिए वो अलग है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो आने वाली मुसीबतों को पहले उनको आभास हो जाता है। ये मत भूलिए, ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कोविड के दौरान बड़े बड़े डेवलप्ड देश, वहां लाशों की गिनती लोग भूल गए। ऐसी महामारी आई, ये प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व था कि करोड़ों लोगों को इस मुसीबत से वो बचा के बाहर निकाल पाए। विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, और गरीबों के लिए जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वो भी भ्रष्टाचार रहित। ये इतिहास में जब कभी भी आज से 200 साल बाद भारत की वीर गाथा, उसके यश के बारे में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो शासनकाल है, प्रधानमंत्री के हर काम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ये तय है।
जी, अब बात सीजेआई गवई हमले की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वरिष्ठ वकील राकेश किशोर ने अब इस विवाद पर खुलकर बयान दिया है। राकेश किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वो डरे हुए भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई नशे में था और मैंने कोई गोलियां खा रखी थी। उन्होंने एक्शन किया और ये मेरा रिएक्शन था। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों को अपनी संवेदनशीलता पर काम करना चाहिए। लाखों मामले लंबित है, मैं ना तो माफी मांगने वाला हूं, ना ही मुझे इसका पछतावा है। तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसके लिए तैयारी भी की गई थी और करीब 50 पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन के दौरान भीड़ भाड़ के चलते हालात ना बिगड़े इसलिए तैनात किए गए थे। पर प्रदर्शन में सिर्फ 5 वकील ही नजर आए। साथ ही इस घटना पर राजनीति भी जबरदस्त शुरू हो गई है। बयान प्रतिक्रिया तो सामने आ ही रही है। आम आदमी पार्टी आज इसको लेकर सड़कों पर भी उतरी। सर 24 घंटे तो हो गए इस घटना को, लेकिन ये मामला कल ही सुलझ जाना चाहिए था। आज सड़कों पर क्यों लोग? देखिए, जो घटना है शर्मनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद जो इसके ऊपर राजनीति हो रही है, क्या आप जो है इसके कास्ट एंगल को एक्सप्लॉइट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो कूद गई है, अचानक से जो है वो मसीहा बनने लगे हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि गंदी राजनीति। आम आदमी पार्टी वाले क्या जरूरत है भाई, आप उस वकील के घर को आप घेर लेंगे? ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है। जो उन्होंने किया, जिस तरीके से कोर्ट रूम में उनका बर्ताव रहा, वो बिल्कुल अशोभनीय है। ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप कोई मुद्दा आ गया, जब चीफ जस्टिस ने उसे माफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया, इस मसले को यहीं पे खत्म करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि चीजों को छेड़ने की, चीजों को खराब करने की, चीजों के ऊपर राजनीति करने की। तो ये विवाद यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, कल ही खत्म हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया, प्रधानमंत्री ने बातचीत कर ली, गवई साहब का सब कुछ आ गया। लेकिन हिंदुस्तान की विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो खामखा इस मामले को तूल दे रही है। होगा क्या? होगा यही, कुछ लोग इसके जस्टिफिकेशन में खड़े होंगे और कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना को आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। ये उस घटना से कहीं ज्यादा शर्मनाक है। जी, अब बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब सीट शेयरिंग पर मैराथन बैठकें चल रही है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन जल्द सीटों का ऐलान करेगा। खबरों के मुताबिक आरजेडी को गठबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। तेजस्वी यादव की पार्टी 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को 50 सीटें, वीआईपी को 20 सीटें, लेफ्ट पार्टियों को कुल 35 सीटें, पारस गुट की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें और जेएमएम को भी 6 सीटें मिल सकती है। तो एनडीए का फॉर्मूला तो पहले से ही तैयार है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जल्द ही एनडीए भी सीटों का ऐलान करेगा। सर क्या चल रहा है महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, ये खबर आई कि महागठबंधन में ऑलमोस्ट तय हो गया है। अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर ये जानकारी सही है, तो इसका मतलब 2 चीजें हैं कि राहुल गांधी के एब्सेंस में सारी चीजें तय हो गई। अब ये कांग्रेस वाले जिनको 50 सीटें मिली हैं, अब कोई मुझे ये समझा दे ये कौन सा अर्थमेटिक है कि आप ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस पार्टी की साख बढ़ी है। तो ये कैसी साख बढ़ी है, कैसे कांग्रेस पार्टी ग्रो की है, ये कैसा राहुल गांधी का नेतृत्व है कि आप इतना दिन टाइम बिताए भी और पिछली बार जितनी सीटें आपको गठबंधन से मिली उससे सीटें घट भी गई। सोचने वाली बात है ना कि अगर आपका यात्रा, आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल 7वें आसमान में, तो पिछली बार 70 पे लड़े तो इस बार 90 पे लड़ना था, वो घट के हो गया 50। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारे लोगों की सीटें घट गई। फायदा कौन उठा रहा है? फायदा उठा रहा है वामपंथी। ये वामपंथी किसी के नहीं है। बात समझिए कि ये किस तरह की राजनीति और रणनीति है कि जिसमें आरजेडी की भी सीटें घट गई, कांग्रेस की भी सीटें घट गई और जो लोग बाहर के हैं, नक्सली पार्टी और वामपंथियों की पार्टी, उनकी सीटें बढ़ गई। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि अभी मामला पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है। कल तक इसमें कुछ और
खेल होने वाला है। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की। उत्तर बंगाल के नागराकाटा में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह जख्मी बीजेपी नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज ममता बनर्जी खुद घायल बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने अस्पताल भी पहुंची। बीजेपी नेताओं का हालचाल जाना, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इस हमले को टीएमसी की साजिश करार दिया है। आज हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने हमले की सख्त आलोचना की है। लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। सर, ये मामला तो बड़ा होता जा रहा है। इसके पहले ममता बनर्जी कभी भी किसी बीजेपी नेताओं को मिलने के लिए अस्पताल तो नहीं पहुंची, आज कैसे पहुंच गई? देखिए, आज इसलिए पहुंच गई क्योंकि इसे लोकसभा के अंदर बाकायदा इसको रिकॉग्नाइज किया गया और गृह मंत्रालय से एक्शन लेने की बात कही। अब इस बात को समझिए, हम लोग बोलते बोलते थक गए। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सरकार के हाथ से बाहर जा चुकी है। कई इलाकों में आप देखिए, मुर्शिदाबाद की घटना में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। ये पुलिस बीजेपी वाली थोड़ी है, तो टीएमसी की है। आपके हाथ से सारा नियंत्रण जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। ममता बनर्जी आज चली गई, कल अपने प्रवक्ताओं को समझा दी होती कि भाई इस तरह की घटना घटी है तो किस तरह से आपको मीडिया में आना है। उनके प्रवक्ता टीवी पे आकर के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसको जो मारा है ना वो बीजेपी वाले ही है, या आपस में लड़ झगड़ करके जो है उस पर जो है कार्रवाई। भाई किसी की गिरफ्तारी हुई, पकड़ा गया, सांसद को विधायक को लहूलुहान किया जा रहा है और वहां की सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ न कुछ मिली भगत है। अब ये पॉलिटिकल वॉयलेंस का मसला, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी हुआ था। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, गवर्नर साहब ने कुछ नहीं किया, हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जुबानी बातें चलती रही। कोई वहां की जनता का सुध लेने वाला कोई नहीं आया। इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई। ईडी वाले जाते हैं, उसकी पिटाई हो जाती है, सीबीआई वाले जाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो पूरे राज्य भर में इसका इम्पैक्ट, चूंकि चुनाव आने वाले हैं, पॉलिटिकल वायलेंस का एक जो है वो आरोप लगेगा। तो ममता बनर्जी आज मिलने चली गई। अगर रिश्ते इतने बढ़िया होते विपक्ष के साथ ममता बनर्जी को, तो ये मारपीट जो है वो नहीं होता। कल ममता बनर्जी को मैं सुन रहा था कि इस घटना के बाद वो ये कह रही थी, वो अपने ही लोगों से कह रही थी कि भाई मारपीट मत करो, भाई मारपीट मत करो। जो हुआ है उनको पकड़ पकड़ के आप तो उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तब तो न्याय है। ये काम यूपी में करके देख ले कोई, आपको समझ में आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज क्या होती है। तो ममता बनर्जी की राजनीति का ये एक हिस्सा है कि डरा के, धमका के, वायलेंस करके वो लोगों के साइकी के ऊपर वो राज करना चाहती है, और उसी का ये एक एग्जाम्पल है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान में एक बार फिर क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर दिया गया। यह हादसा सुल्तान कोट के पास उस वक्त हुआ जब पटरी पर लगाया गया विस्फोटक उपकरण आईडी जोरदार धमाके से फट गया। धमाका इतना तेज था कि ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और आसपास अफरा तफरी मच गई। कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। वहीं चश्मदीदों के अनुसार धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है। इससे पहले भी ये ट्रेन बलूचिस्तान क्षेत्र में कई बार आतंकवादी हमलों का शिकार हो चुकी है। सर, बार बार और हर बार जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? वो इसलिए टारगेट किया जाता है कि ये जाफर एक्सप्रेस जो है वो दरअसल क्वेटा से ये कसूर होते हुए वो रावलपिंडी जाती है। तो क्वेटा हेडक्वार्टर और रावलपिंडी हेडक्वार्टर, उसको अभी हाल में एक्सटेंड किया गया है पेशावर की तरफ। तो वो ट्रेन जो है ये सबसे ज्यादा वहां की आर्मी इस्तेमाल करती है और इसलिए इसको टारगेट किया जाता है। तो ये जो आज जो टारगेट हुआ, ये ट्रेन दरअसल जैकबाबाद से आगे बढ़ी, तब इसके ऊपर आईडी ब्लास्ट से उसको उड़ा दिया गया। बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, और बाकायदा बलूचिस्तान में जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो संगठन है, इन लोगों ने बाकायदा इस
चीज़ की जिम्मेदारी भी ली है और ये कहा है कि हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर वहाँ की आर्मी नरसंहार कर रही है, आम लोगों को मार रही है। तो हमें जब ये जानकारी मिली कि इस ट्रेन से बहुत सारे वो आर्मी पर्सनल जा रहे हैं, इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये खबर भी आ रही है कि आर्मी के अंदर जो मुनीर के साथ के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो उसके कोटरी के लोग हैं, ये लोग अपने दुश्मनों को अब ये कि क्वेटा में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो रही है, वो चुन चुन के मुनीर के विरोध में खड़े होने वाले एक तरह का एक अलग गुट तैयार हो रहा है। आर्मी के अंदर ये जो घटनाएं घट रही है उससे दहशत भी है और गंदी राजनीति पाकिस्तान आर्मी के अंदर शुरू हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।